क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती कि जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने वाला जनरल डायर वहां अपनी जान बचाने नहीं गया था? हाँ बिल्कुल, और ना ही वो किसी हिंसक भीड़ को रोकने गया था। सही बात है। मतलब उसने खुद एक सरकारी कमीशन के सामने बड़े ही ठंडे दिमाग से ये कबूल किया था कि उसका मकसद सिर्फ एक सबक सिखाना था। उफ, वो बयान ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। एकदम। तो आज हम जो गहन विश्लेषण करने वाले हैं वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक तारीख का विवरण नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने हंटर कमीशन की जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, उस दौर के अखबारों के आर्काइव्स और चश्मदीद गवाहों के बयानों का एक निचोड़ तैयार किया है। और हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या टूटा जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। देखिए, ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जो रातों रात हो गई हो। हाँ, इतिहास अक्सर भूकंप की तरह होता है ना। बिल्कुल। सतह पर हमें एकदम से तबाही दिखती है, लेकिन जमीन के नीचे वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो सालों से एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, दबाव बना रही होती हैं, और फिर एक दिन सब कुछ फट पड़ता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि कॉलोनियल रिकॉर्ड्स अक्सर इन दरारों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हाँ वो तो है। 1919 के पंजाब की स्थिति को अगर हम गहराई से देखें तो वो दरारें एकदम साफ नजर आती हैं। आपको याद होगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश अंपायर ने पंजाब का भरपूर इस्तेमाल किया था। मतलब सबसे ज्यादा सैनिक वहीं से गए थे ना? बिल्कुल, सैनिक भी और युद्ध के लिए भारी मात्रा में धन भी जुटाया गया था। लोग इस उम्मीद में थे कि इस वफादारी का इनाम उन्हें युद्ध के बाद में मिलेगा। शायद कुछ राजनीतिक अधिकार मिले या थोड़ी आजादी। सही कहा, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? बेतहाशा महंगाई, महामारियां और युद्ध का कर्ज चुकाने के लिए लादे गए नए इनकम टैक्स। बाप रे, मतलब एक तो युद्ध लड़ा, ऊपर से ये सब। हाँ, इन सब के ऊपर बैठे थे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडवायर, जिनका शासन चलाने का तरीका बेहद कठोर और दमनकारी था। तो अगर हम उस समय के पंजाब को एक प्रेशर कुकर माने, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की जो महंगाई और बीमारियां थी वो उस कुकर के नीचे जलने वाली तेज आंच थी। एकदम सटीक उपमा है ये। लोग पहले ही परेशान थे। हाँ, और फिर मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून ले आई जिसने इस प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व ही पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ रॉलेट एक्ट की, जिसे लोगों ने काला कानून कहा था। बिल्कुल। मतलब ये कोई आम कानून तो था नहीं। इसने युद्ध के समय के जो आपातकालीन अधिकार होते हैं उन्हें शांति काल में भी लागू कर दिया। यानी पुलिस बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। हाँ, बिना किसी ट्रायल के, सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी अनिश्चित काल तक जेल में डाला जा सकता था। ये तो सीधे सीधे लोगों के बुनियादी हक छीनने वाली बात थी। सही बात है। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को पहली बार देशव्यापी सत्याग्रह और हड़ताल का आह्वान किया। तो ब्रिटिश प्रशासन का इस पर क्या रिएक्शन था? देखिए, ब्रिटिश प्रशासन उस समय सिर्फ सख्त नहीं था, वो बुरी तरह डरा हुआ था। डरा हुआ? वो क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, गदर आंदोलन की यादें ताजा थी, और रूस में जो क्रांति हुई थी ना, उसने पूरी दुनिया के साम्राज्यों में खौफ पैदा कर दिया था। अच्छा, तो उन्हें हर जगह बगावत नजर आ रही थी। बिल्कुल। ब्रिटिश अधिकारियों को लगने लगा था कि 1857 जैसी बड़ी बगावत फिर से होने वाली है। इसी घबराहट और पैरानोया में उन्होंने कदम उठाए। और जब शांतिपूर्ण विरोध शुरू हुए तो बजाय जनता की बात सुनने के, प्रशासन ने 9 अप्रैल को पंजाब के 2 बहुत ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। हाँ, बिना किसी ठोस कारण के उन्हें गिरफ्तार करके किसी अज्ञात जगह भेज दिया गया। और ये कोई उग्रवादी नेता नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। सही कहा। और यही वो चिंगारी थी जिसने उस प्रेशर कुकर को फाड़ दिया। तो 10 अप्रैल को जब जनता को अपने नेताओं की गिरफ्तारी का पता चला तो वो शांतिपूर्ण तरीके से डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर जाने लगे, है ना? हाँ, उनका मकसद सिर्फ अपने नेताओं के बारे में पूछना था, लेकिन पुल पर मिलिट्री पिकेट्स ने उन्हें रोक लिया और फिर उन पर गोलियां चला दी। उफ, हाँ, कई लोग मारे गए। और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे अमृतसर का
माहौल बदल दिया। मतलब वो जो शांतिपूर्ण भीड़ थी उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। बिल्कुल, शहर में भयानक हिंसा भड़क उठी, बैंकों को लूटा गया, टाउन हॉल जला दिया गया। और कुछ यूरोपियन मैनेजर्स की हत्या भी कर दी गई थी, शायद स्टीवर्ट और स्कॉट। हाँ, और सबसे ज्यादा जो बात फैली वो थी एक यूरोपियन ईसाई मिशनरी मिस शरवुड पर हुआ हमला। वो साइकिल से जा रही थी और भीड़ ने उन्हें गली में बुरी तरह पीटा। बाप रे। इस हिंसा ने तो ब्रिटिश प्रशासन के उस डर को सच साबित कर दिया होगा। एकदम उन्हें लगा कि बस बगावत शुरू हो चुकी है। और यहीं पर अमृतसर के सिविल प्रशासन, खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर माइल्स इरविंग की प्रतिक्रिया बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने क्या किया? इरविंग पूरी तरह से घबरा गए। उन्होंने शहर का नियंत्रण सीधा ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंप दिया। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अचानक पूरा कंट्रोल मिलिट्री को दे देना एक हड़बड़ी में लिया गया फैसला था? मतलब क्या उन्होंने स्थिति को संभालने की जगह डर के मारे हार मान ली थी? ये सिर्फ डर नहीं था, ये कॉलोनियल माइंडसेट का पूरी तरह से कोलैप्स होना था। सिविल प्रशासन का काम होता है नागरिक अशांति को संभालना, कानून के दायरे में रहकर। बिल्कुल, लेकिन जब इरविंग ने कंट्रोल डायर को दिया तो डायर ने इसे नागरिक अशांति नहीं माना। एक सैन्य अधिकारी के नजरिए से उसने अमृतसर को एक वॉर जोन मान लिया और पंजाबियों को एक दुश्मन सेना से कहा। और सिविल प्रशासन ने उसे कोई स्पष्ट योजना नहीं दी, बस अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिए। डायर को लगा कि उसे खुली छूट मिल गई है और इसी ने 13 अप्रैल की उस काली रात की नींव रखी। हाँ। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। हाँ। आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जिनमें परिवार, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल थे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को डायर द्वारा लगाए गए जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि वो तो गांव से त्योहार मनाने आए थे। तो यहाँ बाग की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही। नाम भले ही बाग हो, लेकिन ये कोई बगीचा नहीं था। ये मिट्टी और मलबे से भरा एक खाली मैदान था, जिसके चारों ओर घर थे, दीवारें थीं और बाहर निकलने का रास्ता बस एक ही मुख्य संकरा रास्ता था। बिल्कुल, ये एक बंद घेरे जैसा था। यहाँ बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है। मतलब डायर वहां अपने गोरखा और बलूची सैनिकों के साथ उसी संकरे रास्ते से आधम का, और बिना किसी चेतावनी के। हाँ, उसने भीड़ को हटने का कोई मौका नहीं दिया, सीधा गोली चलाने का आदेश दे दिया। ये तो मतलब लोगों को एक डिब्बे में बंद करके शिकार करने जैसा था। उफ, वो नजारा सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये गोलीबारी तब तक चलती रही जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। लगभग 1650 राउंड्स। हाँ, और सबसे क्रूर बात पता है क्या थी? गोलियां सीधे उन संकरे निकास द्वारों की तरफ चलाई जा रही थीं, जहां से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। बाप रे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा 1000 के करीब था। हमारे पास जो चश्मदीदों के बयान हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। डॉक्टर मणिराम का बयान ही ले लीजिए। उफ, वो बहुत दर्दनाक है। मतलब एक पिता अपने 13 साल के बेटे मदन मोहन का शव उस खून से सने मैदान में आधे घंटे तक ढूंढता रहा। सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। और गिरधारी लाल जी का बयान? हाँ, जिन्होंने अपनी छत से देखा था कि कैसे लोग भगदड़ में कुचले गए। एक ब्रिटिश मिशनरी थे, CF एंड्रूल्स, उन्होंने इसे साफ साफ एक कत्लगाह या बुचरी कहा था। लेकिन एक सवाल जो मुझे बहुत परेशान करता है, डायर ने फायरिंग रोकने के बाद घायलों को कोई मेडिकल सहायता क्यों नहीं दी? इस सवाल का जवाब हंटर कमीशन में डायर के खुद के बयानों में मिलता है। उसने कहा कि घायलों की मदद करना उसका काम नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये उसकी कोल्ड कैलकुलेशन थी। उसका इरादा भीड़ को हटाना था ही नहीं, वो उन्हें सजा देना चाहता था। मतलब वो पूरे पंजाब में खौफ पैदा करना चाहता था। एकदम सही। लेकिन इस हत्याकांड के बाद भी बात वहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद के कई हफ्ते और भी ज्यादा अपमानजनक थे। हाँ, जब पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गईं। वो जो क्रॉलिंग ऑर्डर था उसके बारे में बताइए, वो तो हद ही थी। हाँ, मिस शॉवुड पर जहाँ हमला हुआ था, डायर ने आदेश दिया कि उस गली से गुजरने वाले हर भारतीय को पेट के बल रेंग कर जाना पड़ेगा। मतलब कोई भी भारतीय हो? कोई भी। और विद्यार्थियों को भीषण गर्मी में मीलों पैदल मार्च करवाया जाता था। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर किसी एक समूह ने अपराध किया तो क्रॉलिंग ऑर्डर जैसी सजा पूरे समुदाय को अपमानित करने के लिए क्यों दी गई है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ये कोई कानूनी सजा नहीं थी, ये एक नस्ल को नीचा दिखाने और उनका मनोबल तोड़ने का एक कॉलोनियल हथियार था।
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बिल्कुल। और जब इस सब की जांच के लिए हंटर कमीशन बना तो उसमें भी एक साफ विभाजन दिखा। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रिपोर्ट है ना? हाँ, मेजॉरिटी यानी ब्रिटिश सदस्यों ने कहा कि ये एक खुली बगावत थी, इसलिए सेना का इस्तेमाल सही था। लेकिन जो माइनॉरिटी यानी भारतीय सदस्य मेजॉरिटी यानी ब्रिटिश सदस्यों ने कहा कि ये एक खुली बगावत थी, इसलिए सेना का इस्तेमाल सही था। लेकिन जो माइनॉरिटी यानी भारतीय सदस्य थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ कहा कि कोई संगठित साजिश नहीं थी, बस भीड़ का गुस्सा था। हालांकि दोनों ने डायर की आलोचना की, लेकिन अलग अलग स्तर पर। पर इस दमन और अपमान का जो रिपल इफेक्ट हुआ वो देखने लायक था। एकदम। ब्रिटिश हुक्मरान सोचते थे कि वो भारतीयों को तोड़ देंगे, लेकिन इस घटना ने आजादी की लड़ाई का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर का ये उदाहरण लें। हाँ, उन्होंने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और उन्होंने वाइसराय को जो खत लिखा वो अंग्रेजी में लिखा था, ताकि शासकों की ही भाषा में इंसानियत की मांग की जा सके और उनके इस कृत्य को खारिज किया जा सके। महात्मा गांधी पर भी इसका गहरा असर पड़ा। उन्होंने अपना कैसरे हिंद मेडल वापस किया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि इस घटना के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि ब्रिटिश सुशासन का दावा एकदम खोखला है। यहाँ तक कि विंस्टन चर्चिल ने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस घटना को राक्षसी और बेमिसाल बताया था। हाँ, मॉन्स्टरस कहा था उन्होंने। तो सोचिए कि ये घटना कैसे एक टर्निंग पॉइंट बन गई। इसने ब्रिटिश राज के प्रति बचे कुचे विश्वास को पूरी तरह खत्म कर दिया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ब्रिटिशर्स सोचते थे कि डर फैलाकर वो राज कर लेंगे, पर इस क्रूरता ने भारतीयों को डराने के बजाय उनके अंदर के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सही बात है। और वो गुस्सा कितने सालों तक सुलगता रहा, इसका प्रमाण हमें 1940 में मिलता है, जब उधम सिंह ने लंदन में जाकर माइकल ओडवायर की हत्या की। बिल्कुल, उन्होंने जलियांवाला बाग में उस दर्द को महसूस किया था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो जलियांवाला बाग सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी आग थी जिसने आजादी के आंदोलन को एक नया और आक्रामक रूप दिया। एकदम। और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई साम्राज्य शासन करने के लिए कानून की जगह डर और अत्याचार का इस्तेमाल करने लगता है तो क्या वो अपने ही अंत की शुरुआत नहीं कर रहा होता? बहुत सही बात कही आपने। एक राष्ट्र की पहचान इन ऐतिहासिक घावों से कैसे बनती है, ये बात आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है।